जय हिंद दोस्तों, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से स्टार्ट करेंगे हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसे बेसिक क्वेश्चन को कवर करेंगे जो इसके पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें देखा था हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही यूथ पब्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन, और उनमें कुछ क्वेश्चन ITI लेवल के भी थे और डिप्लोमा लेवल के भी थे। तो डिप्लोमा लेवल के जो क्वेश्चन हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन का यदि पैटर्न की बात करें हम, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ITI लेवल का क्वेश्चन है या डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो टेक्निकल का एज अ सेम मिलेगा आपको, बट थोड़ा सा लेवल उठा हुआ मिलेगा। तो थोड़ा सा यदि इंक्रीजिंग लेवल है, बढ़ा हुआ लेवल है, तो वो डिप्लोमा लेवल का होगा। तो यहाँ पर हम व्यापम सब इंजीनियर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो व्यापम सब इंजीनियर की एग्ज़ाम की तैयारी में दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है, और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को हम उठाने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में इसके पहले आ चुके हैं। तो ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं, अभी टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी कुछ परसेंट कर लिया है और तैयारी कुछ परसेंट किया नहीं है। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़रूरी भी होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। और ये जो सीरीज़ है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत किफ़ायती भी होगी कहना चाहिए तो, क्योंकि यहाँ से आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इसके पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ये जो क्वेश्चन का जो सीरीज़ होगी, ये सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होगी दोस्तों। यहाँ पर लिखा है इफ़ P पावर V वोल्ट आर रेजिस्टेंस व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर करेक्ट। तो यहाँ हमें बताना है कि इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, जिसमें से P को पावर से रिप्रेजेंट किया गया है, V से वोल्टेज रिप्रेजेंट किया गया है और R से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है। हमें ये बताना है कि ये चार ऑप्शन में क्या जो पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन तीनों के रिलेशन का सही फार्मूला कौन कौन सा होगा और कौन सा कौन नहीं है, हमें ये बताना है। तो इनमें से चारों फार्मूले में से जो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, हमें ये देखना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है P = V/R²। तो सेकंड दिया है P = V/I, और थर्ड दिया है I = P/R पर 1.2 की पावर, और ऑप्शन डी दिया है V = PR पर 1.2 की पावर। अब हमें यहाँ पर फार्मूले की बात करें तो P पावर का जो फार्मूला है P = V/I एक और फार्मूला होता है, ठीक है। P = V²/R ये दूसरा फार्मूला है, और P = I²R ये तीसरा फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ AC की बात करते हैं, AC में P = V/I cos phi भी होता है, ये भी एक फार्मूला बनता है। यदि ऐसा कोई यहाँ पर चार ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम उसे टिक लगाएंगे। चलिए अब चार ऑप्शन देखते, तो चारों ऑप्शन में दोस्तों हमें यहाँ एक देखेंगे तो यहाँ पर सही जो है, सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारा क्या निकल के आएगा। चलिए चार ऑप्शन देखेंगे, क्या आंसर होगा इसका सही आंसर, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो करेक्ट। कहने का मतलब नॉट करेक्ट बोला गया है। यदि नो लिखा हो या नॉट लिखा हो तो आपको समझना है इनमें से क्या करेक्ट नहीं है। तो P = V/I ये करेक्ट है, इसका P = V/I होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें V = PR का होल स्क्वायर, तो ये जो कैलकुलेशन यदि हम करें P = V²/R, तो ये फार्मूले को यदि हम तिर्यक गुणा करें दोस्तों, तो यही क्वेश्चन को ये इस टाइप से हम लिख सकते हैं, V = PR का 1/2 की पावर, मतलब कि ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। तो ये V² जो है ये यहाँ पर हो जाएगा इस साइड में, तो V जब हटेगा तो इसे PR√ में भी लिख सकते हैं हम, या तो फिर PR को इसका पूरा होल स्क्वायर पर 1.2 की पावर भी दे सकते हैं। तो इस टाइप से लिखा जा सकता है दोस्तों। तो ये इसका तो सही आंसर यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड है PR का होल स्क्वायर, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब सही जो है इसका तीन ऑप्शन इसके सही हो गए। चौथा जो ऑप्शन है इसका P = V/R का होल स्क्वायर जो दिया हुआ है, ये इसका रॉन्ग आंसर होगा। तो सही यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये नॉट करेक्ट है। यही ऑप्शन क्या है, नॉट करेक्ट।
क्लियर है दोस्तों? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड में समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन का जो आपको लेवल मिलेगा ये एज द सेम इजी लेवल मिलेगा दोस्तों, हार्ड क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ये ना सोचिए कि इसके लिए आप LATA वाले जो स्टूडेंट है, ITA वाले जो स्टूडेंट है, जो LATA की तैयारी कर रहे होंगे वो भी स्टूडेंट इस सीरीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो एज अ नॉर्मल लेवल है, ITI और डिप्लोमा लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया है। BE लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है और इतना टफ नहीं है दोस्तों कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्वांटिटी सीरीज सर्किट में एक समान रहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन अ सीरीज सर्किट? 4 ऑप्शन दिया है, वोल्टेज, पावर, करेंट, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर बोला गया है कि कौन सी क्वांटिटी सीरीज सर्किट में एक समान रहती है। तो सीरीज सर्किट की बात करें यहाँ पर तो आपको पता होगा सीरीज में, अब आप यहाँ पर वोल्टेज की बात करें, पावर की बात करें, करंट की बात करें या रेजिस्टेंस की बात करें, तो सीरीज़ में आप कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ मतलब कि श्रेणी कनेक्शन, मतलब कि श्रेणी में यदि आप जोड़ते हैं तो श्रेणी में जब भी जोड़ेंगे दोस्तों आपको तो यहाँ पर समझ में आएगा कि इसमें से जो करंट है वो एक समान रहती है किसी भी सर्किट में। चलिए यदि हम सर्किट ग्राफ बनाएं इस टाइप से, चलो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिए, दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ से हमने सप्लाई देना चालू किया, ये बैटरी सोर्स लगा दी हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ये वोल्टेज का टर्मिनल, यहाँ पर R1 है और ये R2 है दोस्तों। अब यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो यहाँ पर जो करंट होगी I1 में जो करंट फ्लो होगी वो R1 में जो करंट फ्लो होगी दोस्तों ये करंट ऐसा सेम होगी, और I2 में भी जो करंट फ्लो होगी वो I करंट ही होगी। मतलब कि R1 में भी I करंट ही फ्लो होगी दोस्तों, और R2 में भी I करंट ही फ्लो होगी। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें करंट एक समान होगी। तो ध्यान दीजिएगा, सीरीज सर्किट में करंट एक समान रहती है, ठीक है। और पैरेलल सर्किट में याद बात करें दोस्तों, तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज एक समान रहता है। तो सीरीज में आपको मिलेगा करंट एक समान, और पैरेलल सर्किट में दोस्तों वोल्टेज एक समान मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मापा जाता है निम्न से। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, इसको नापने की जो इकाई क्या है ये पूछा गया यहाँ पे। चलिए 4 ऑप्शन देखेंगे हम। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओम मीटर, सेकंड ऑप्शन दिया है ओम पर मीटर, ऑप्शन सी दिया है ओम पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी दिया ओम पर मीटर पर 4 की पावर। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करिए जिसे विशिष्ट प्रतिरोध की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपान A, ये फार्मूला है दोस्तों। तो R इज इक्वल टू रो L अपान A होता है। यही फार्मूले में यदि हम रो को इस साइड लाएं तो ये हो जाएगा RA इज इक्वल टू रो L हो जाएगा, और यहाँ पर यदि हम L को इसके अपान में कर दें तो RA अपान L इज इक्वल टू रो हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों R क्या है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम होती है। A दिया है, एरिया मीटर में होती है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है उसके बाद लेंथ, और लेंथ भी क्या होती है, अपान मीटर में होती है, ठीक है। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें एरिया जो होगा वो लंबाई गुणित चौड़ाई में होगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और ये लेंथ जो है ये भी लंबाई गुणित चौड़ाई में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन में देखिए तो इसका ऑप्शन ये जो है फर्स्ट इसका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ ओम मीटर, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्सेप्ट में आपको मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड समझा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन में रहा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस पदार्थ का सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, लाइन अटेंडेंट LA की एग्जाम में।
निम्न में से किस पदार्थ का सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल, ये इसका फार्मूला है। और अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू की बात करें तो ये जो फार्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए, यही फार्मूले से ये बन तैयार हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो निम्न में से किस पदार्थ का सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर और आयरन। 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सबसे अच्छा कम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें एल्युमिनियम भी दिया है, कॉपर भी दिया है, सिल्वर भी दिया है, आयरन भी दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिल्वर। सिल्वर जो है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चांदी का, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। सिल्वर की कंडक्टिविटी, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है दोस्तों, और जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा सर्किट एक्टिव एलिमेंट है? 4 ऑप्शन दिया, करेंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो एक्टिव एलिमेंट की बात की जा रही है। अब यहाँ पर एक्टिव एलिमेंट की बात की जा रही है तो हम यहाँ पर एक और एलिमेंट होता है पैसिव एलिमेंट भी। तो सबसे पहले मैं आपको पैसिव एलिमेंट समझाता हूँ। तो जब आप सर जी यदि एक्टिव एलिमेंट के बारे में जानते हैं तो सर आप पैसिव एलिमेंट भी बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन में एक्टिव एलिमेंट भी है और पैसिव एलिमेंट भी है। चलिए सबसे पहले देखेंगे एक्टिव एलिमेंट क्या है। तो पैसिव एलिमेंट सबसे पहले देखते हैं, तो एक्टिव एलिमेंट आपको समझ में आ जाएगा। पैसिव एलिमेंट में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस एल, ठीक है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये तीनों पैसिव एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर एल सी, दिस इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट। तो आर, ये रेजिस्टेंस भी नहीं होगा एक्टिव एलिमेंट, कैपेसिटर भी नहीं होगा और इंडक्टर भी नहीं होगा दोस्तों। तो अब ये तीनों जब पैसिव एलिमेंट है, रेजिस्टेंस भी पैसिव एलिमेंट है, कैपेसिटर भी पैसिव एलिमेंट है, इंडक्टर भी पैसिव एलिमेंट है, तो फिर एक्टिव एलिमेंट क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करेंट सोर्स इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। तो इसमें एक्टिव एलिमेंट क्या हो जाएगा? करेंट सोर्स। करेंट सोर्स को इस टाइप से सिंबल इसका इस टाइप से होता है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स जो होता है वो भी एक्टिव एलिमेंट की गिनती में आता है। क्लियर है दोस्तों? कॉन्सेप्ट समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एलिमेंट लैंप किस इफेक्ट पर कार्य करता है? फिलामेंट लैंप किस इफेक्ट पर कार्य करता है? तो फिलामेंट जो लैंप होता है इसमें यदि 4 ऑप्शन की बात करें तो 4 ऑप्शन दिया है, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और नन ऑफ दिस। तो जो फिलामेंट जो होता है लैंप, जैसे टंगस्टन का फिलामेंट लैंप आपने देखा होगा, टंगस्टन, और टंगस्टन जो है उसका जो फिलामेंट होता है, कोई बताएगा? कोई भी स्टूडेंट कमेंट करके बताए, क्योंकि टंगस्टन फिलामेंट जो होता है वो किस मटेरियल का होता है। अब यहाँ पर फिलामेंट लैंप किस इफेक्ट पर कार्य करता है, 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको पता है केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है, केमिकल इफेक्ट नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बचा आपके पास फिलामेंट लैंप की बात की जा रही है, तो फिलामेंट लैंप हीटिंग इफेक्ट पर ही कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइडियल करंट सोर्स, एक आदर्श करंट सोर्स का होता है, एक आदर्श करंट सोर्स का होता है। एन आइडियल करंट सोर्स हैज़, क्या होता है दोस्तों? इन्फिनिट इंटरनल रेजिस्टेंस, या उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे जीरो इंटरनल कंडक्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। तो जीरो इंटरनल कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया है जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस,
या इन्फिनिट इंटरनल कंडक्टेंस। इन दोनों का मतलब यही होता है दोस्तों, एक ही होता है। थर्ड ऑप्शन है ज़ीरो वोल्टेज लोड ऑन लोड, और ऑप्शन डी दिया है ज़ीरो रिपल। तो ध्यान देंगे दोस्तों आप, यदि इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, चलिए कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं हम। एक आइडियल करेंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसे आइडियल करेंट सोर्स होता है, इसका यदि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो इसको आप इस तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो आइडियल करेंट सोर्स होता है, इसमें तो ये इन्फिनिटी की बात कर रहा है, इसमें ज़ीरो की बात कर रहा है ऑप्शन, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, तो एक आइडियल करेंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों, वो होता है ऑप्शन ए, इन्फिनिट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये होता कैसे है, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अमीटर का यदि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये होता है ज़ीरो। वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब यदि एग्जाम में पूछ लेता है कि करेंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो जो करेंट सोर्स है इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, एक आइडियल करेंट सोर्स का, ठीक है। और एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये ज़ीरो होता है, याद रखिएगा। तो इसमें तो क्वेश्चन 7 में पूछा है एक आइडियल करेंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों इन्फिनिटी। लेकिन एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो होता है ज़ीरो। क्लियर है दोस्तों, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 किलोवाट हावर हैज़ अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, कितना होगा, मतलब कि 1 किलोवाट हावर बराबर कितना होता है। चार ऑप्शन दिया है, 860 किलो कैलोरी, ऑप्शन भी दिया है 36 × 10⁵ ERGS, ऑप्शन सी दिया है 4180 जूल, ऑप्शन डी दिया है 100 वाट हावर। अब 1 किलोवाट हावर बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1 kWh बराबर 1000 वाट होता है। अब ये जो 1000 वाट है दोस्तों, अब यदि इसे जूल या किलो कैलोरी में चेंज करेंगे हम, तो कितना होगा, तो 1 किलोवाट हावर बराबर होता है 860 किलो कैलोरी, 860 किलो कैलोरी। इसका ऑप्शन सही होगा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है या किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, व्हेन चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर को चार्ज मतलब आवेश दिया जाता है तब क्या होता है उसमें। ऑप्शन ए दिया है, तो यह पूरे सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ऑप्शन बी दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द वॉल्यूम, मतलब कि एक समान रूप से जो उसका आयतन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऑप्शन सी दिया है, इट डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो इसमें जो प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ये क्या उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल में होता है। ऑप्शन डी दिया है, इट स्टे वेयर इट वाज प्लेस्ड। अब ये चार ऑप्शन दिया है दोस्तों। इसमें जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। सबसे पहली बात तो यही बताना चाहूँगा। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उसके चारों ओर एक समान रूप से आपको मिलेगा। सरफेस में यदि AC फ्लो कर रहे हैं आप तो उसके सरफेस में एक समान, उसके सरफेस में जो है वो करंट ट्रेवल करने लगेगा। या ये कह सकते हैं कि यह पूरे सरफेस पर एक समान रूप से वितरित होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि किसी कंडक्टर को जब चार्ज दिया जाता है तो उसके सरफेस पर करंट फ्लो होती है, न कि इंटरनल पार्ट पर। मतलब यहाँ पर यदि ऐसी बात, ये कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर का इंटरनल एरिया है, यहाँ पर आपको करंट का मान आपको 0 मिलेगा।
लेकिन सरफेस पर ये जो करंट ट्रेवल करती है कंडक्टर के, तो यहाँ पर दोस्तों आपको करंट का मान ज़्यादा मिलेगा, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, तो सरफेस पर करंट फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग किस वजह से होती है? इंटरनल हीटिंग, किसी भी कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग किस वजह से होती है? 4 ऑप्शन दिया है। लीकेज करंट के कारण, जिसे क्षरण प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, लीकेज रेजिस्टेंस के कारण, सेकंड दिया है डाइलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, और ऑप्शन डी दिया है प्लेट वाइब्रेशन के कारण। तो कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग किस वजह से होता है दोस्तों? इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे सबसे पहले। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी भी कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग, कोई कैपेसिटर यदि हीट हो रहा है तो आप समझ जाइएगा उसमें लीकेज क्षरण प्रतिरोध है। कहने का मतलब लीकेज रेजिस्टेंस उसमें विद्यमान है, जिसकी वजह से कैपेसिटर हीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बॉडी चार्ज बॉडी के समीप रखे हुए अनचार्ज बॉडी का चार्ज होना क्या कहलाता है? यदि कोई बॉडी, मानकर चलिए ये कोई बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, और इसके पास कोई दूसरी बॉडी को हमने ला दे अनचार्ज बॉडी, तो ये तो चार्ज बॉडी है और ये बॉडी अनचार्ज है। तो किसी चार्ज बॉडी के समीप अनचार्ज बॉडी को रखा जाता है और अनचार्ज बॉडी का चार्ज हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि आपके पास सामने कोई चार्ज बॉडी रखी हुई है, उसके पास आप एक दूसरी अनचार्ज बॉडी को लाते हैं और इनिशियल कंडीशन में उस अनचार्ज बॉडी में भी चार्ज की प्रक्रिया होने लगे, या वो अनचार्ज जो बॉडी है वो भी चार्ज हो जाए। तो ऐसा किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंडक्शन के कारण, ऑप्शन बी है अट्रैक्शन के कारण, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, और ऑप्शन डी है केमिकल इफेक्ट के कारण। तो चार्ज बॉडी का उसके समीप अनचार्ज बॉडी को रखना और वो अनचार्ज बॉडी का चार्ज हो जाना क्या कहलाएगा? ये ऐसा होता है संभव दोस्तों इंडक्शन में, प्रेरण में। तो प्रेरण में क्या होता है, जब किसी कॉइल में आप करंट फ्लो करते हैं और एक किसी और कॉइल को उसके पास आप रख देते हैं, तो इसकी जो करंट है सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगती है, अकॉर्डिंग टू फैराडे's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। तो ट्रांसफार्मर में भी ऐसा ही होता है, जब किसी प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दिया जाता है और उसके पास आप सेकेंडरी वाइंडिंग रखते हैं उसी कोर में, तो उसमें भी वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है, मतलब वो वाइंडिंग भी चार्ज हो जाती है। तो ये इंडक्शन के कारण संभव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार्ज बॉडी के चारों तरफ का क्षेत्र जो कि इसके चार्ज से प्रभावित होता है क्या कहलाता है? तो चार्ज बॉडी के चारों तरफ का जो क्षेत्र जो है इसके चार्ज से प्रभावित हो जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, या मैग्नेटिक फील्ड के कारण, या लाइन ऑफ फोर्स के कारण, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के कारण। तो बॉडी, चार्ज बॉडी के चारों तरफ का जो क्षेत्र है जो कि इसके चार्ज से प्रभावित होता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके कारण इसके चार्ज जो है का जो क्षेत्र होता है वो प्रभावित होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इसीलिए तो अकॉर्डिंग टू लेंज के अनुसार जिससे उत्पन्न होती करंट उसी का विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम निम्न में से किस नेटवर्क पर लागू होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुपरपोजिशन थ्योरम निम्न में से किस पर लागू होता है? चलिए, सुपरपोजिशन थ्योरम की बात की जा रही है, क्योंकि थ्योरम बहुत प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा नॉर्टन्स थ्योरम, ये सुपरपोजिशन थ्योरम की बात की जा रही है यहाँ पे। अब ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम है ये निम्न में से किस नेटवर्क पर लागू होता है और किस पर लागू नहीं होता? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन है। लीनियर मतलब कि रेखीय, दूसरा नॉन लीनियर जिसे कहते हैं अरेखीय, तीसरा है लीनियर बाइलेटरल मतलब कि रेखीय, और बाइलेटरल मतलब आप बोल सकते हैं दोनों दिशा में, और ऑप्शन डी दिया है बाइलेटरल। ठीक है,
सुपरपोजिशन थ्योरम जिस नेटवर्क पर लागू होता है उस नेटवर्क का नाम है दोस्तों लीनियर बाइलेटरल, मतलब रेखीय। और ये जो लीनियर बाइलेटरल है इसी पर लागू होता है, बाकी लीनियर पर नहीं होता, नॉन लीनियर पर नहीं होता, बाइलेटरल पर नहीं होता। जो नेटवर्क है, जो थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम की बात कर रहे हैं, यह सिर्फ लीनियर बाइलेटरल सर्किट में ही लागू होता है। और सर्किट ऐसा होना चाहिए, वो लीनियर बाइलेटरल होना चाहिए, और उसी पर यह लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलों को पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है? बहुत इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेलों को पैरेलल क्यों जोड़ा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सेलों को पैरेलल क्यों जोड़ा जाता है? टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ सेल, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, टू इंक्रीज द करंट कैपेसिटी, टू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। अब यहाँ पर लाइफ, सेल की लाइफ बढ़ाने के लिए क्या पैरेलल में जोड़ेंगे आप? नहीं। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जोड़ेंगे? जी बिल्कुल नहीं। तो क्या आप करंट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करेंगे? जी बिल्कुल हाँ, क्योंकि सेलों का जो है पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है? सेलों को पैरेलल जोड़ने पर दोस्तों करंट इंक्रीज होता है, करंट बढ़ता है। हमें सर्किट की करंट को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? सेलों को पैरेलल में जोड़ा होगा। ये एक सेल हो गया, ठीक है दोस्तों, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। इसको इस तरीके से पैरेलल में जोड़ना होगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस तरीके से आपको सेलों को पैरेलल में जोड़ा होगा। तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो करंट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप इसे सीरीज़ में जोड़ते हैं, सेलों को सीरीज़ में जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों वोल्टेज बढ़ जाएगा। सेलों को यदि सीरीज़ में जोड़ते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, और यदि आप सेलों को पैरेलल में जोड़ते हैं तो करंट बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ शॉर्टकट शब्दों में लिख देता हूँ। जो कॉन्सेप्ट है, यदि आप सीरीज़ में जोड़ते हैं सेलों को तो सीरीज़ में जोड़ने पर वोल्टेज बढ़ जाएगा, और पैरेलल में जोड़ते हैं तो करंट बढ़ जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 4 कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाए तो कुल कैपेसिटेंस कितना होगा? हिंट 1/C इज इक्वल टू 1/, इसमें हिंट दे दिया गया है, मतलब इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये दिया है दोस्तों हिंट के रूप में। यदि 4 कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो 4 कैपेसिटर यहाँ पर दिए हुए हैं, और यहाँ जो फार्मूला यूज़ करेंगे तो इस टोटल जो कैपेसिटर है ये से क्या है, C/4 है यहाँ पे। तो हमें यही पता करना है कि जब कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, कुल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये C/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 कैपेसिटर को यदि सीरीज़ में जोड़ते हैं आप तो सीरीज़ में जोड़ने पर 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सीरीज़ में जोड़ने पर दोस्तों इस टाइप से निकल के आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3। क्लियर दोस्तों, 1 + 1 + 1 हो जाएगा। अब 4 कैपेसिटर है तो यहाँ पर चौथा C4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3, और आपको पता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 अप टू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 और अपान में हो जाएगा C, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा C/4, क्योंकि यहाँ पर है 1/CT। तीर्य गुणा करेंगे, क्लियर है दोस्तों, हम तीर्य गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल जो इसका कैपेसिटेंस होगा इज इक्वल टू C/4 हो जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है, जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये किसके कारण होता है? अब कोई कंडक्टर है आपके पास, कोई चालक तार है और उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, और उसका जो कंडक्टर के यदि आप कहें टेम्परेचर यदि इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या वजह होगी? टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर पावर लॉस हो रहा है, और जब पावर लॉस हो रहा है उसी के कारण हीट हो रही है। तो यहाँ पर ऐसी क्या क्रिया होगी जिसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है? चलिए 4 ऑप्शन। म्यूचुअल कोलिशन बिटवीन मेटल एटम्स, मतलब जो है म्यूचुअल जो कोलिशन हो रही है, मतलब उनमें जो टक्कर हो रहा है मेटल और एटम के बीच में, आपस में टक्कर हो रहा है। म्यूचुअल कोलिशन बिटवीन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो दो कोलिशन जो हो रहा है वो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो रहा है। और थर्ड में दिया कोलिशन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स, तो जो चालक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर देखेंगे एटम्स के बीच में हो रहा है क्या? रिलीज ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स, तो इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच में रिलीजिंग हो रही है। तो 4 ऑप्शन यदि हम देखें दोस्तों तो इसका ऑप्शन सही कोलिशन बिटवीन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स। तो यहाँ पर जो कोलिशन की जो क्रिया होती है, कोलिशन मतलब होता है दोस्तों टक्कर, और यहाँ जो टक्कर होता है ये टक्कर मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन एंड एटम के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में जो टक्कर होती है वो टक्कर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। तो टेम्परेचर जो टकराव यहाँ पर हो रहा है, ये टकराव उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कारण भी होता है, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कारण इसमें हीट भी क्रिएट होता है दोस्तों, और टेम्परेचर बढ़ने का कारण ये भी होता है। चलिए 4 ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का, एक 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, एक सप्ताह में खपत होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने यूनिट होगी? चलिए हमारे पास 100 वाट का बल्ब है डियर स्टूडेंट, प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हमारे पास दिन भी है, समय भी है, और पावर जितनी खपत हो रही है, जितने वाट का बल्ब है वो भी दिया हुआ है। अब हम इसका कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करने में कितना निकलेगा? तो आपको पता होगा दोस्तों, इसमें 100 वाट का बल्ब दिया हुआ है, कितने घंटे जलता है? 10 घंटे। ठीक है, कितने घंटे जलता है दोस्तों? 10 घंटे। अब यदि इसके अपान में करते हैं तो आपको मालूम है KWH इज इक्वल टू, यूनिट निकालना है तो P इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई इंटू टी अपान 1000, ये ऐसा है फार्मूला इसका। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पावर दिया है, ठीक है, तो V ये जो है P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है दोस्तों, तो ये दिया है हमारे पास P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो इसका टोटल जो P का मान है ये कितना दिया है? 100 वाट दिया है। अब यहाँ पर T का मान दिया 10 घंटे। क्लियर दोस्तों? अब 10 घंटे यहाँ पर दे दिया गया है। अब ये कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए दोस्तों? 7 दिन के लिए। और अपान में कितना हो जाएगा? 1000। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो आंसर कितना निकल के आया दोस्तों? 7 यूनिट। कितना आया? 7 यूनिट। ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, 4 ऑप्शन में 7 यूनिट कहाँ पर दिया है? ऑप्शन ए में। ये इसका सही होगा। इस तरीके से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। 200 वाट 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा? 200 वाट
250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस। हमारे पास P इज इक्वल टू V²/R का फार्मूला दिया हुआ है। हम अब इसमें रेजिस्टेंस का मान ही तो निकालना है हमें, हम आराम से निकाल सकते हैं। तिरे गुणा कर देंगे तो ये PR हो जाएगा इज इक्वल टू V² हो जाएगा। अब इसको इस टाइप कर दीजिए आप, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P हो जाएगा। मान रख दें दोस्तों। चलिए V का मान कितना दिया है हमारे पास, V का मान दिया 250 गुणित 250। हमारे पास P का मान दिया है 200 वाट। अब ये 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर देंगे, इससे ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 25 का वर्ग होता है दोस्तों 625। तो R का मान कितना हो जाएगा, 625 ओम। इस तरीके से आपको मान को निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर क्या होगा, 625। ठीक, तो इस तरीके से आपको मान निकालना है। तो 200 वाट का बल्ब 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, 625 ओम। इस तरीके से आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 19। सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया है। अंदर की बात की जा रही दोस्तों, एक कोई ठोस चालक तार है और उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, मतलब समेशन ज़ीरो होना चाहिए। चलो कैसे होगा, एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन्फिनिटी ज़ीरो डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ चार्ज नन ऑफ द एबो। तो एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर आपने देखा होगा, सॉलिड कंडक्टर के अंदर आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 19, वो मिलेगा 0। अब एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होता है, चलिए इसको समझेंगे। इसका कॉन्सेप्ट यदि समझिए हम, तो सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके पहले दोस्तों, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है इसको करेक्ट करते हैं हम सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर 200 वाट 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछा गया है। इसको करेक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने जब कैलकुलेशन किया तो इसमें P इज इक्वल टू V²/R देखा हमने, ठीक है। जब इसको कैलकुलेशन करते हो R इज इक्वल टू V²/P हो गया। R हमारे पास दिया है V और इसका मान है 250 गुणित 250 और यहाँ पर दिया है 200। ये 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, लेकिन R का मान जो है 25/2 है। तो इसको कैलकुलेशन करके जब हम काटेंगे दोस्तों, तब हमारे पास R का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 312.5 ओम। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने 2 से काटे नहीं थे, क्योंकि 2 से नहीं काटे थे इसीलिए हमारा जो आंसर है वो 625 आया था। लेकिन इसका सही आंसर जो हो जाएगा 312.5। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 312.5 ओम। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है 0। ठीक है दोस्तों, इसका मान कितना हो जाएगा 0। सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। ठीक है, समेशन आई 0 मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य निर्भर करता है। किसी पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। टेम्परेचर, ऑप्शन बी दिया है थिकनेस, ऑप्शन सी दिया है मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द एबो। तो किसी भी पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ परावैद्युत सामर्थ्य डिपेंड करता है
और डिपेंड जो करता है दोस्तों वो करता है उसके टेम्परेचर पर, उसके थिकनेस पर, उसके मॉइस्चर कंटेंट पर। अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। मतलब किसी भी पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, उसके थिकनेस पर भी डिपेंड करता है, उसके मॉइस्चर कंटेंट पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। बल के लिए दिया गया कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ ऑफ फोर्स किस नियम के समान है? तो बल के लिए दिया गया जो कूलाम का जो नियम है ये किसके समान है? देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी दिया है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी दिया है गॉसेस थ्योरम, और ऑप्शन डी दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि कूलाम का जो नियम है, ये कूलाम का नियम दोस्तों, कूलाम्स लॉ ऑफ फोर्स, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एज अ सेम आपको मिलेगा। ठीक है, तो बल के लिए दिया गया कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर उसी नियम के समान है, उसी नियम के इक्वल है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ये डी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, इफ एनी एटम लूज द इलेक्ट्रॉन, तब यह क्या होगा? कोई परमाणु है और वो एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो खो देता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसमें क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण जो करेगा वो, और इलेक्ट्रॉन खोने वाला पॉजिटिव, ग्रहण करने वाला नेगेटिव। चलिए देखते हैं कैसा क्या होता है। 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है विद्युतीय रूप से उदासीन हो जाता है, विद्युतीय रूप से धनावेशित हो जाता है, विद्युतीय रूप से ऋणावेशित हो जाता है, और उदासीन आयन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों मैंने आपको बताया यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देता है, खो देना मतलब कि त्यागना, खो देना मतलब त्यागना, त्यागना, खो देना, और जब इलेक्ट्रॉन खो देता है तो यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खो देगा मतलब कि नेगेटिव चार्ज को खो देगा, तो उस जगह पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो विद्युतीय रूप से धनावेशित हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में यदि देखें विद्युतीय रूप से ऋणावेशित कहा गया है, तो जब इलेक्ट्रॉन खो देता है तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नेगेटिव हो जाता है। ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर। ताप वृद्धि के साथ पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक क्षमता व्हेन द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मतलब यहाँ पर ताप में वृद्धि के साथ पदार्थ की जो डाइलेक्ट्रिक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है डाइलेक्ट्रिक क्षमता घटती है, या दूसरा है अपरिवर्तित रहती है, या बढ़ती है, या शून्य हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, हम जब टी को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो डाइलेक्ट्रिक जो सामर्थ्य है वो क्या होना चाहिए? क्योंकि टेम्परेचर से तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, यदि आप टी को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर में वृद्धि करने पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये कम हो जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर। आवेश का एक खोखला गोला और चार्ज हॉलो स्फीयर कहाँ पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं करता? तो देखे होंगे दोस्तों आपने, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यदि मैं बताऊं आपको, तो जब किसी आकाशीय बिजली किसी कार के ऊपर गिरती है तो अंदर कार के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
क्योंकि आवेश का एक खोखला गोला और चार्ज हालो स्फीयर जब होता है, मतलब कोई खोखला गोला होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो 4 ऑप्शन देखेंगे तो 4 ऑप्शन में यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? किसी बाहरी बिंदु पर ऑन एनी एक्सटर्नल पॉइंट 2 पॉइंट से अधिक दूरी पर 2 मीटर अवे, किसी आंतरिक बिंदु पर निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आवेश का एक खोखला गोला जहाँ पर परावैद्युत उत्पन्न नहीं होता, मतलब कि वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, अर्थात कि जीरो हो जाता है, ये होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक बिंदु पर। मतलब अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है गाड़ी के अंदर, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको कोई शॉक नहीं लगता, इसका कारण यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी दोस्तों? चलिए इसको समझेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण कोई विद्युत क्षेत्र है, उसकी दिशा क्या हो जाएगी? चार्ज से बाहर की ओर होती है, या चार्ज की ओर होती है, या 2 आवेशों के मध्य होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए, चार्ज से बाहर की ओर होती है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब कि कोई ये एक ऐसा कंडक्टर है और यह कंडक्टर, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है, जब इसमें कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तो इसकी जो दिशा है, विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये हमने शो कर दिया। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, ये चार्ज से बाहर की ओर होगी, मतलब इधर से इंटर करेगी और बाहर की ओर इसके चार्ज का डायरेक्शन होगा। चलिए, एक आवेशित चालक से आवेश हटाने की उपयुक्त विधि है, प्रॉपर मेथड टू रिमूव द चार्ज फ्रॉम एनी चार्ज कंडक्टर। तो एक आवेशित चालक से आवेश हटाने की उपयुक्त विधि क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है, चालक को अन्य आवेशों से अलग करना चाहिए। ऑप्शन बी है, चालक को ग्राउंड करना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है, चालक के चारों ओर शून्य उत्पन्न करना। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक आवेशित चालक से आवेश हटाने की उपयुक्त विधि क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 में यदि किसी आवेशित चालक से यदि आवेश हटाना है आपको, तो चालक को ग्राउंड कर देना चाहिए। यदि आप चालक को ग्राउंड कर देते हैं, मतलब कि आप उसे अर्थ कर देते हैं, तो ये बहुत सबसे सस्ती और अच्छी विधि होती है, जिसमें आपको सुरक्षा अर्थात प्रोटेक्शन मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक गतिमान आवेश, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, तो गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? क्वेश्चन नंबर 27 का यदि आंसर देखें दोस्तों, तो ऑप्शन इसका सी मिलेगा, क्योंकि एक गतिमान जो आवेश है वो विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्लियर है दोस्तों? विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों में धारा का प्रवाह, फ्लो ऑफ करेंट इन गैसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैसों में धारा का प्रवाह कैसा होता है? केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण। ऑप्शन बी दिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। ऑप्शन सी दिया, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के कारण होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गैसों में कभी भी गैसेस में जो करंट का फ्लो होता है, अब ये करंट का जो फ्लो होगा ये इलेक्ट्रॉन के कारण, पॉजिटिव आयन के कारण और नेगेटिव आयन, मतलब तीनों के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज इन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो गैसों में कॉन्सेप्ट यह है, गैसों में करंट का फ्लो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन तीनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये तीनों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर में आवेश, चार्ज इन अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में आवेश क्या होगा? परावैद्युत में स्टोर होता है, प्लेटों पर स्टोर होता है, उपरोक्त दोनों में से या उपरोक्त में से किसी में नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर के अंदर देखेंगे तो आप डाइलेक्ट्रिक आपने देखा होगा, उसमें जैसे आपने देखा है कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं। आपने देखा है पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर होते हैं दोस्तों। अब कैपेसिटर में जो आवेश का जो प्रवाह होता है, कैपेसिटर में जो आवेश है वो कहाँ स्टोर होता है? तो आपको पता है कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होगी और एक नेगेटिव प्लेट होगी। इसमें ये पॉजिटिव 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 दो प्लेट होगी, एक नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है दोनों के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कैपेसिटर में जो आवेश स्टोर होता है वो परावैद्युत जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में जो डला हुआ है, जिसे परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में स्टोर होता है, याद रखिएगा। यदि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पंचर हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के स्थान पर कोई चालक पदार्थ, कंडक्टिव मटेरियल रख दिया जाए तब क्या होगा? तो दोस्तों कैपेसिटर में अनंत चार्ज स्टोर कर सकता है, कैपेसिटर भंवर धारा के कारण गर्म हो सकता है। ऑप्शन सी दिया है, कैपेसिटर की कैपेसिटी अत्यंत उच्च हो जाएगी और कैपेसिटर की प्लेट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो यहाँ पर याद रखेगा, जब भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के स्थान पर यदि कोई कंडक्टिंग मटेरियल को रख देते हैं, हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को रख देंगे, तो कंडक्टिंग मटेरियल के रखने पर क्या होता है दोस्तों? ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल के रखने पर हमें क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेट क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कंडक्टिंग मटेरियल रखेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक चार्ज कंडक्टर के समीप अनावेशित चालक लाने पर क्या होता है? आवेशित चालक की कैपेसिटी बढ़ती है, आवेशित चालक पर आवेश बढ़ जाता है, आवेशित चालक का पोटेंशियल बढ़ता है, उपरोक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक आवेशित जो चालक है उसके समीप यदि अनावेशित चालक को, अनचार्ज कंडक्टर को लाते हैं, तो आवेशित जो चालक है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये इसका सही आंसर होगा। किसकी कैपेसिटी बढ़ेगी? आवेशित चालक की कैपेसिटी बढ़ेगी। मतलब जो पहला जो कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। और जो अनचार्ज कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ती दोस्तों, चार्ज कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, स्थिर विद्युत चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का जो क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ए और बी दोनों, और नन ऑफ द एबो। तो ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का जो क्षेत्र कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद आपको रखना है, क्योंकि
इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहे हैं आप, तो स्वाभाविक है उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहलाएगा, दूसरा तो कहला नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, लॉजिकल क्वेश्चन है। आज हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है? क्वेश्चन नंबर 33 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है? फ्लो ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन अ सेकेंड। 1 एम्पियर की धारा पैदा करता है, तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन का बहाव 1 एम्पियर की धारा पैदा करता है? चलिए, अब तो फंस गए। जिसको पता होगा वही आंसर लगा सकता है। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी है 1.60 इंटू 10 टू द पावर 19। ऑप्शन दिया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8। ऑप्शन डी दिया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19। मतलब ये जो 10 पे 19 की घात, 10 पे 8 की घात, 10 पे 19 की घात, 10 पे 18 की घात, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ 6.2, 6.2, 6.2 इसमें भी दिया है, तो 6.2 तो होगा ही, इसका सामने लगा लीजिए। अब जिसको याद है तो वो आराम से आंसर लगा लेगा। अब 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। क्लियर है दोस्तों? ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों में करंट का बहाव किसकी वजह से होता है? फ्लो ऑफ करंट इन अ गैसेस। तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन कवर किए थे हमने। इसका सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो गैसों में करंट का जो बहाव है वह 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, चांदी के तार का प्रतिरोध बढ़ता है। यदि चांदी के तार का प्रतिरोध R बढ़ता है तो लंबाई घटने पर, लंबाई बढ़ने पर, त्रिज्या दुगनी होने पर या व्यास कम होने पर चांदी के तार का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? किस कंडीशन में चांदी के तार का प्रतिरोध, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि आप लंबाई को बढ़ाते हैं तो चांदी के तार का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपान ए। अब हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। ये रहा आपके स्क्रीन पर। 200 वोल्ट 100 वाट के लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? हमारे पास P दिया है 100 वाट, वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट, P का फार्मूला है V² अपान R है दोस्तों। अब हमारे पास P दिया है 100, V दिया है 200, उसका वर्ग हो जाएगा, और R हमें निकालना है। हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, 100R हो जाएगा, ये 200 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 का वर्ग या 200 गुणित 200 इंटू 200 कर दो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 200 इंटू 200 अपान 100 हो गया, कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा R इज इक्वल टू 4 ओम। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारे पास 2 0 है, 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ये बचा 200। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 इंटू 200 400 ओम, ये कैलकुलेशन। तो R का मान कितना आया? 400 ओम। कहाँ पर दिया हुआ है? कहीं दिया है 400 ओम, ये 400 ओम। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप से निकालना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध धातुओं मतलब कि प्योर कंडक्टर का रेजिस्टेंस ताप बढ़ने पर क्या होगा। क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, प्योर कंडक्टर है और उसका रेजिस्टेंस ताप के बढ़ने पर क्या होगा, मतलब टी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा। ऑप्शन ए है घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कैसे होगा, प्योर कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस हाँ बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या है, रो एल अपान ए। यदि आप प्योर कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसको पॉजिटिव टेम्परेचर और नेगेटिव टेम्परेचर और जीरो टेम्परेचर वाले आपको लॉजिक से निकालना होगा। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट से निकालेंगे। तो इसमें जो प्योर कंडक्टर है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के अंतर्गत आएगा, टी बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38, थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 38 में इलेक्ट्रिक कांटेक्ट पर करंट के उत्तम प्रवाह हेतु प्रयुक्त कोटिंग का पदार्थ क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। वैद्युत संपर्कों या इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट पर करंट के उत्तम प्रवाह हेतु प्रयुक्त कोटिंग क्या होगी, मतलब करंट का जो फ्लो है बहुत अच्छा होना चाहिए। हम किसकी कोटिंग कर दें, किसकी पॉलिश चढ़ा दें उस पर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप सिल्वर की कोटिंग करते हैं, कंडक्टिविटी अच्छी होती है, कॉपर से अच्छी होती है सिल्वर की, एल्युमिनियम से अच्छी सिल्वर की होती है, तो आप सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P पावर है, R रेजिस्टेंस है, V वोल्टेज है और I करंट है और G कंडक्टेंस है, तो निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या होगा। तो आपको मालूम है R इज इक्वल टू क्या होता है, 1/G होता है, और G इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है और कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस होता है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको पता करना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा G इज इक्वल टू P/I²। ये इसका आंसर सही होगा, G इज इक्वल टू P/I²। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो असत्य कथन की बात की जा रही है, P इज इक्वल टू V²/G होता है। क्यों होता है, चलिए इसको देखें। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V²/R होता है, और 1/R इज इक्वल टू क्या होता है, G होता है। तो यहाँ पर इसका मान रख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² हो गया, यहाँ G हो जाएगा इंटू G हो जाएगा, तो ये भी सही है। V इज इक्वल टू रूट में PR, ये भी सही है। I इज इक्वल टू रूट में P/R, ये भी सही है दोस्तों। सिर्फ गलत क्या है, G इक्वल P/I², ये हो नहीं सकता। तो ये ऑप्शन सी इसका हमें सही करना है, क्योंकि असत्य कथन पूछा गया है। यदि सत्य कथन पूछता तो 4 ऑप्शन अलग अलग रहते। फिर क्वेश्चन नंबर 14, रिफ्लेक्टर पर प्रयुक्त कोटिंग पदार्थ। तो रिफ्लेक्टर जो है, रिफ्लेक्टर में जिसे परावर्तक कहा जाता है, रिफ्लेक्टर पर प्रयुक्त कोटिंग का पदार्थ कौन सा होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रॉस, क्रोमियम, रोडियम और कैडमियम। किसी भी रिफ्लेक्टर में रोडियम जो है, ठीक है दोस्तों, किसी भी जो रिफ्लेक्टर है उस रिफ्लेक्टर में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित मोटर गाड़ियाँ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर व्हीकल में प्रयुक्त बैटरी की वोल्टता प्रायः होती है। अब हम कितने वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, तो गाड़ी में तो लगभग 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं दोस्तों, 25 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो इसके तो ऐसे ही आप समझ जाएंगे, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 42, किसी तार को मानक प्रतिरोध रेजिस्टेंस के रूप में लेने हेतु आवश्यक है। किसी तार को, तार का विशिष्ट प्रतिरोध न्यूनतम होना, तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिकतम होना, तार का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होना, ताप का प्रतिरोध ताप गुणांक अधिकतम होना। तो किसी तार को मानक प्रतिरोध के रूप में लेने पर आवश्यक क्या होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन दोस्तों आता है। क्वेश्चन नंबर 42, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, मतलब कि ताप का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो किसी भी तार को मानक प्रतिरोध के रूप में यदि आपको लेना है तो उसका कोएफिशिएंट आप रेजिस्टेंस नगण्य होना चाहिए, न के बराबर होना चाहिए। चलिए 6-7 क्वेश्चन बचे हैं, फिर इसे कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चन लेंगे। आर प्रतिरोध के एक तार को n बराबर भागों में बांटा गया है तथा इन भागों को समांतर मतलब पैरेलल क्रम में जोड़ा गया है। यदि पैरेलल में कुल प्रतिरोध रेजिस्टेंस R हो तो R/R का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब एक R प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में बांटा गया है और इन भागों को समांतर में जोड़ा गया, पैरेलल में जोड़ा गया है। यदि पैरेलल क्रम में कुल प्रतिरोध का मान भी R दिया हुआ है तो R/R का मान क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, क्या हो जाएगा n, ठीक है, क्या हो जाएगा n² R, और R से R कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा n²। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, कंडक्टर में करंट का बहाव किसकी वजह से होता है। फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर ड्यू टू। तो कंडक्टर में करंट का जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस के कारण एंड चार्ज पार्टिकल्स के कारण। तो किसके कारण होता है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन इजी ही होते हैं दोस्तों, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि आपको मानो करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही ये संभव है। क्वेश्चन नंबर 45, स्थिर वोल्टेज फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो स्थिर वोल्टेज फिक्स वोल्टेज सोर्स की जो मुख्य विशेषता होती है, निम्न आंतरिक प्रतिरोध, उच्च आउटपुट प्रतिरोध, लंब छार में प्रतिरोध हो जाता है, जल उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा, निम्न आंतरिक प्रतिरोध। किसी भी वोल्टेज सोर्स का, वोल्टेज सोर्स को Vs से लिखा जाता है, S से सोर्स हो जाएगा और ये वोल्टेज हो जाएगा। तो किसी भी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा Ri का मान, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण चालक कंडक्टर में प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। ऑप्शन बी है प्रतिरोध कम होना चाहिए, ऑप्शन डी है प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, ऑप्शन डी है अनंत प्रतिरोध होना चाहिए। तो ये पूर्ण चालक में, फुल कंडक्टर में रेजिस्टेंस हमेशा 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर सी हो जाएगा, शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, ओम का नियम संबद्ध होता है चालक की लंबाई तथा प्रतिरोध में, चालक के प्रवाहित धारा और पार्श्व विभवांतर में, चालक में प्रवाहित धारा और चालक के प्रेरकत्व। तो ओम का नियम संबद्ध हो किससे ऊपर होता है। तो ओम का नियम V = I × R से होता है दोस्तों, क्योंकि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I होता है।
तो इसमें वोल्टेज भी है, करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा। अब जो तीनों चीज़ जिसमें होगी, चालक में प्रवाहित धारा आई मिल गया हमें, विभवांतर पार्श्व में विभवांतर वी मिल गया हमें, चालक रेजिस्टेंस आर होता है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 48, 3 समान प्रतिरोध 3 इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज समांतर अथवा मिश्रित क्रम में कितने प्रकार से संयोजित किए जा सकते हैं। तो 3 समान प्रतिरोध हैं, 3 इक्वल रेजिस्टेंस, उसे सीरीज में और पैरेलल में और मिश्रित क्रम में कितने प्रकार से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हिंट है नंबर ऑफ कनेक्शंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज +1, मतलब n इज इक्वल टू RT +1, ये इसका हिंट है। तो फार्मूला इसका यही बनता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो 3 समान प्रतिरोध है, तो यहाँ पर हो जाएगा n इज इक्वल टू ये 3, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 3 n इज इक्वल टू 3 + 1 मतलब 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 + 1 और 4 हो जाएगा, तो 4 कहीं दिया है, 4 यहाँ पर दिया है, ऑप्शन इसका सही होगा, ये आंसर सही होगा। कैलकुलेशन इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, 1 वाट शक्ति के 400 ओम प्रतिरोध में करंट का मान कितना होगा। तो आपको पता है P इज इक्वल टू I²R होता है। तो P का मान रखेंगे यहाँ पे, I का मान हमारे पास, चलिए देखते हैं, P का मान 1 ओम दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 हो गया। I² हमें निकालना है, R का मान कितना दिया है 400। कैलकुलेशन कर लें दोस्तों, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं, I इज इक्वल टू हो जाएगा 1/400। अब ये स्क्वायर है तो वर्ग में हो जाएगा, रूट में ला दिए, तो ये हो जाएगा मान इसका 20 का वर्ग 400 होता है। तो I का मान कितना निकल जाएगा 20 एम्पियर। इस टाइप से निकालेंगे दोस्तों वैल्यू। अब यहाँ पर 20 एम्पियर कहाँ पर दिया है, 20 मिली एम्पियर यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि मिली एम्पियर में ही है। कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम। प्रतिरोध R के एक तार को उस समय तक खींचा गया है, लास्ट क्वेश्चन है, जब तक कि उसकी त्रिज्या आधी न रह गई, तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध कितना होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे होगा दोस्तों ये। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक प्रतिरोध R के तार को उस समय तक खींचा गया है जब तक कि इसकी त्रिज्या रेडियस आधी न रह गई हो। तो हमने क्या किए, R को R/2 कर दिया हमने, ठीक है, और उसका जो नया प्रतिरोध होगा, न्यू रेजिस्टेंस होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो हिंट में बता देता हूँ, R न्यू इज इक्वल टू N²R, ये फार्मूला इसका, इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, बराबर मान निकल के आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो ये थे 50 क्वेश्चन। हम ऐसे 1000 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल के करवाएंगे आपको, टोटल 1000 क्वेश्चन जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल के करवाएंगे दोस्तों हम। तो 50 क्वेश्चन का ये सीरीज़ था, और 50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है दोस्तों, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। जिस स्टूडेंट ये जो वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।